नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन कुमार अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग गर्मपंथी चरण को पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग आज जो एक महत्वपूर्ण लखनऊ समझौता है उसको पढ़ेंगे। हम पहले ही बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि आपका समय बचे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए पहले लिख देते हैं। नहीं तो हम वीडियो चलते वक्त भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समय बचत हो इसलिए पहले ही लिख देते हैं। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वह पहले बोल देते हैं, जो लिखा हुआ है वह बोल देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जो रिसर्च है, जो शोध है, वो कहता है कि जो सुनने से आदमी को ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। और बोलकर हम आपको जो अवधारणा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको स्पष्ट कर देते हैं। और इसी तरह हमारे YouTube जो चैनल है वह लगातार जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। और जो कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है एग्जाम ओरिएंटेड, वह हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एक्सेल ट्यूटर्स, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो माइंड मैप दिया होता है, जिसके तहत आप पहली नज़र में ही आपको याद हो जाएगा, ऐसा याद जैसे कि आपको अपनी नाम याद रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, देर किस बात की। जब 1908 में एक लेख के कारण तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया, 6 वर्ष की कड़ी सजा की। मांडले पूछता है मांडले कहाँ था, तो अब बर्मा में था। लेकिन 16 जून 1914 को तिलक को मांडले जेल से रिहा कर दिया। लेकिन जब वह बाहर आए तो वह पूरा फिजा ही बदला हुआ था, हवा ही बदला हुआ था। वह जो स्वदेशी आंदोलन के कारण जो राष्ट्र में एक नई चेतना विकसित हुई थी, वह 1914 आते आते समाप्त हो गई थी। उन्होंने इस चेतना को फिर से पटरी पर लाने के लिए सबसे पहले जो अनुभव किया कि जो कांग्रेस का जो विघटन हो गया है सूरत अधिवेशन, उसको फिर से एकीकृत किया जाए। उन्हें तिलक को यह बात को एहसास हो गया था कि कोई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह आंदोलन को आज़ादी का आंदोलन का पर्याय बन चुकी है, और कोई भी आंदोलन बगैर कांग्रेस के सफल नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के अंदर अपने को प्रवेश करने का प्रयास किया ताकि और गर्मपंथियों को भी कांग्रेस के अंदर पुनः वापसी कराई जाए। इसी प्रयास में वे 1914 के अधिवेशन में थे, लेकिन जो फिरोज शाह मेहता और उनके जो बम्बई के नरमपंथी समर्थक थे, जिसके विरोध के कारण वह इस शामिल होने में असफल रहे। और लेकिन वह निराश नहीं हुए, वह अपनी राजनीतिक गतिविधियां चालू रखी, लेकिन उन्होंने किसी तरह का ऐसा संदेश नहीं दिया ताकि अगर जो नरमपंथी है कांग्रेस में उस तरह का जो संदेश जाए कि यह जो तिलक है उदारवादी नीतियों के विरुद्ध अपना कार्य कर रहे हैं। फिर इनको 1915 के अधिवेशन में सफलता मिली और इसमें कांग्रेस ने जो गर्मपंथी था उसको कांग्रेस में शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि 1915 में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि की मृत्यु हो चुकी थी। तो पुनः फिर 1916 के लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और यह अधिवेशन काफी ऐतिहासिक था। एक तो जो आजादी जो भारत में एक ऐसे लोक नेता का पदार्पण हुआ था जो अफ्रीका से सफल संघर्ष कर वापस आया था। हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में भाग लिया था, लखनऊ अधिवेशन में। और इसी लखनऊ अधिवेशन में जो ब्रजकिशोर बाबू थे अपना बिहार चंपारण के, और राजकुमार शुक्ल, उन्होंने चंपारण की जो किसानों की व्यथा थी, समस्या था, दर्द था, उसको बड़ी
भावुक होकर उन्होंने अपना बयां किया था और गांधी को समस्याओं को निवृत्ति के लिए, किसानों के दुख दर्द के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। एक तो यह था। दो और महत्वपूर्ण चीज इस अधिवेशन में हुआ। एक तो जो कांग्रेस के अंदर जो गरम दल और नरम दल का जो विभाजन हो गया था वह पुनः एकीकृत हो गई और इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तिलक और एनी बेसेंट। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग अलग अपने को संघर्ष कर रही थी वह अब एक मंच पर, साझे मंच पर आ गए और इस कार्य में भी जो कांग्रेस की तरफ से एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कार्य में बहुत मदद की थी। अब जैसे कहावत है ना कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है, तो कांग्रेस का भी शत्रु अंग्रेज था और यह मुस्लिम लीग का भी अंग्रेज था। तो एक साझे संघर्ष के लिए एक साझे मंच पर दोनों जो संगठन है एक साथ आई और उन्होंने अपनी एक स्वर में जो स्वशासन की मांग है भारत का उसको मांगने का काम किया। कहा कि अविलंब भारत को स्वशासन डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, अधिराज का दर्जा दिया जाए और जो प्रांतीय प्रतिनिधित्व है उसका विस्तार किया जाए। जैसे जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें जो भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भी भारतीयों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो यह अधिवेशन था इसमें जो कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ इसको लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है और इस पैक्ट का जो मदन मोहन मालवीय और कई वरिष्ठ जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने विरोध किया। उनका सबसे बड़ा आरोप था मदन मोहन मालवीय का कि जो यह समझौता हुआ है यह मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है और इसके आरोप पर तिलक ने कहा जिन महानुभावों को यह आरोप उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि जो यह स्वशासन का अधिकार है यह सिर्फ अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को दे दिया जाए तो इसमें हमको कोई एतराज नहीं। यह राजपूतों को दे दिया जाए या हिंदू समाज के जो सबसे निम्न वर्ग हैं, निम्न तबके निचले स्तर का है उसको भी दे दिया जाए तो हमको कोई एतराज ना है। इसके अतिरिक्त अगर भारत का किसी भी समुदाय को दे दिया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। और यह भावना जो समूचे भारत का राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन बात जो सबसे विवादास्पद था वह मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की गई थी उस पर थी। उसमें क्या था कि अगर सीटों को जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको आरक्षित किया गया था, उम्मीदवार को आरक्षित किया गया था और जो मतदाता थे उसको भी आरक्षित किया गया था। जैसे किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया मुस्लिमों के लिए तो वहाँ जो मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा हो सकते हैं, वहाँ मुस्लिम मतदाता ही उस उम्मीदवार को मताधिकार या वोट दे सकता था। यही निर्वाचन मंडल था। लेकिन इसके स्वीकार करने का कारण क्या था कि जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम वर्ग भारत में उसको यह संदेश न जाए, इसको यह न लगे कि जो बहुसंख्यकों का शासन प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। इस बात के इसलिए उनको जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसको स्वीकार कर लिया गया। यही आप देखेंगे कि जो गांधी था वह 1920 के खिलाफत से जोड़कर असहयोग आंदोलन को शुरू किया क्योंकि वह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिमों का एकता का एक सुनहरा अवसर उन्हें नजर आ रहा था। हालांकि इसके नकारात्मक परिणाम बाद में हुए। फिर जब तिलक को एक रूढ़िवादी माना जाता था और वे जो प्राच्य विद्या था उनके प्रकांड विद्वान थे। जब उन्होंने इस तरह का तर्क दिया तो किसका मजाल जो उनका विरोध कर दे और यह समझौता हो गया और यही समझौता था। अब हम उसको थोड़ा सा मॉन्टेग्यू घोषणा को देखेंगे।
यह जो वायसराय तत्काल नया वायसराय बना था, नया गृह सचिव जो मॉन्टेग्यू था वह बना था। और जो ब्रिटेन की सांसद है वो 2 सदन है, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स है जो निचला सदन है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि उच्च सदन है, जो हम लोग का राज्यसभा है। और जो निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू नया गृह सचिव था उसने घोषणा किया कि जो ब्रिटिश नीति है उसका यह उद्देश्य है कि जो भारतीय प्रशासन है उसमें भारतीयों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, और स्वशासन की स्थापना के लिए जो संवैधानिक संस्था का क्रम विकास हो, और ब्रिटेन से संबंधित एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। यही ब्रिटिश का नीति का लक्ष्य। जो 1909 में मार्ले जो उस समय का गृह सचिव था, वह जब संवैधानिक सुधार 1909 लागू किया गया तो कहा कि यह संवैधानिक सुधार का यह कतई भारतीय नेता न अर्थ लगाए कि भारत में कहीं स्वराज की स्थापना होगी, स्वशासन की स्थापना होगी। लेकिन यह जो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था उसके प्रभाव में ब्रिटिश की सरकार उसने समझौतावादी रुख अपनाया था। लेकिन इसका भी यह कतई अर्थ नहीं था कि भारत में स्वशासन स्थापित होगा मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया था कि जो ब्रिटेन की सरकार है वह तय करेगी कि स्वशासन कब दिया जाए और उचित समय पर दिया जाए। उचित समय आया है कि नहीं, इसका फैसला ब्रिटिश सरकार करेगी। इससे स्पष्ट हो गया था कि जो ब्रिटिश सरकार थोड़ा सा छूट देने के बजाय कोई उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मेला में जाता है आदमी तो बच्चा जाता है तो तरह तरह के खिलौने मिठाई उठाई देखते हैं तो तंग करने लगते हैं, तो उसको मनाने के लिए उसको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, चॉकलेट दे दिया जाता है। उसी तरह जो ब्रिटिश सरकार से ये उदारवादी मांग कर रहे थे उसको एक लॉलीपॉप ही समझिए कि दे दिया, उसका कुछ बड़ा होने वाला नहीं था। और इसीलिए उदारवादी इसको बहुत खुश थे, अति उत्साहित थे, और उनको लगा कि पूरा संसार ही हमको मिल गया है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा। और जो क्रमपंथी थे, विशेषकर तिलक, उन्होंने कहा कि ये सूरविहीन उषा काल है। वह समझते थे, परिस्थितियों को समझते थे, और कहा कि यह ब्रिटिश का चाल है और इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। यही मॉन्टेग्यू घोषणा था। और इसको कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा है और कैसे पूछेगा, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। सबसे जो मुख्य प्रश्न है वह पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। याद रखेंगे कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वह अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। गांधी पहली बार भारत में कांग्रेस के इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। बिहार में के जो राजकुमार शुक्ल थे, ब्रजकिशोर बाबू, पहली बार उन्हें निमंत्रण इसी लखनऊ अधिवेशन में दिए थे। पहले वह तिलक के पास गए थे, जब तिलक नहीं माने तो वह गांधी के पास गए, और कांग्रेस का इसमें एकीकरण हो, भाई भाई मिल गए। अंबिकाचरण मजूमदार ने घोषणा किया कि हम 10 वर्षों के दुखद बिलगाव के बाद और गलतफहमी के कारण जो एक दूसरे से अलग हो गए थे, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों ने निर्णय किया है कि अब जो अलगाव है वह हमारी पराजय है और जो एकता है वह हमारी जीत, और अब भाई भाई मिल गए। यह अंबिकाचरण मजूमदार जो इसकी अध्यक्षता किए थे, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा। तो क्या हुआ कि इस एकीकरण हो गया, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल मिल गया, दोनों भाई भाई। पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हो गया, गरम दल नरम दल एक साथ मिल गया? तो यह लखनऊ अधिवेशन। और इस जो गरम दल और नरम दल को एक मंच पर लाने पर इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कांग्रेस के तरफ से एनी बेसेंट और तिलक। और इन्हीं तिलक के प्रस्ताव पर जो एनी बेसेंट है
उनको कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में, दिसंबर 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। और ये जो एक एनी बेसेंट है, यह भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। जो कांग्रेस था उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। और उसके बाद जो यह अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण है, वह कांग्रेस और लीग के समझौता को लेकर है। और इसमें जो कांग्रेस और लीग समझौता हुआ उसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। पूछ सकता है लखनऊ पैक्ट क्या था। और इसका जो पूछेगा कि जो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था उसका कौन सा नेता ने विरोध किया था, तो ये मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने विरोध किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मुख्य प्रावधान था, कभी कभी पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था वह किन बिंदुओं पर हुआ था, क्या क्या था। तो जो अब भाई हम मिलकर, अब दोनों भाई मिलकर अब एक शत्रु के साथ हम क्या मांगेंगे, डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे, स्वराज मांगेंगे, इसका मुख्य मांग। और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रांतीय स्तर पर रिप्रेजेंटेटिव दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए हमारा। तो इसलिए जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और जो अधिकार है उसको और बढ़ाया जाए। और जो वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। यही तो इनका मुख्य मांग था। और फिर हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा को देख लेते हैं। इसको पूछेगा कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब घोषित किया गया था, तो 20 अगस्त 1917 को। कहाँ घोषित किया गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स में। किसने घोषित किया था, तो जो भारत सचिव था जो मॉन्टेग्यू, यही मॉन्टेग्यू जिसने भारत सचिव था, इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 अगस्त 1917 को घोषित किया था। और यही उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो ब्रिटिश नीति का लक्ष्य, यही घोषणा किया था। अतः अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारा वीडियो है आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।